हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मात्रा और उसके भेद के बारे में बताऊंगी। अब मात्रा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखें। अब मैं इसको व्यापक रूप में समझाऊंगी। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे आ, ई आदि। मात्रा के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, वे स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, जैसे आ, ई, उ, री। दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ प्लस अ जोड़कर आ हुआ। ई, छोटी ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बना। हर्षऊ प्लस हर्षऊ जोड़कर जो है ऊ बना। अ प्लस दीर्घई जोड़कर ए बना। ए जो बना है अ प्लस ए को जोड़कर। ओ जो बना है अ प्लस हर्षऊ को जोड़कर। अ प्लस ओ जोड़कर औ बना है। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं में समय लगता है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब जो हम दुगना तो एक बार जो बोलते कम समय लगता है, दुगना उससे ज़्यादा लगता है और तिगुना और भी ज़्यादा लगता है। जैसे ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब इसके बारे में जानूंगी। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला जो है अनुनासिक, इसका जो है संकेत चिन्ह चंद्र बिंदु देख रहे हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार का भी हम लोग बहुत यूज करते हैं शब्दों में। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन आदि। तीसरा है निर्नुनासिक। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर आदि। विसर्ग, इस चिन्ह का भी हम लोग शब्द के लास्ट में उपयोग करते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है, जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। पांचवा है वर्णों का उच्चारण। अब इसके बारे में जानेंगे कि वर्णों का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। कोई भी वर्ण मुंह से के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। इन्हें उच्चारण स्थल कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चरित होते हैं। चूँकि उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बन गई है। अब इसको हम व्यापक रूप में अच्छी तरह से समझेंगे। कंठ है। कंठ और निचले जीभ के स्पर्श से बोली जाने वाली वर्ण आ, कवर्ग, ह और विसर्ग, ये सब जो है हम लोग कंठ से बोलते हैं। तालव्य, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाली वर्ण ई, बड़ी ई, चवर्ग, य और श, ये जो है तालव्य से बोलते हैं, तालु और जीभ से।
ये तालु और जीभ छूता है, स्पर्श करता है, उसी से हम लोग ये सारा जो अक्षर बोलते हैं। मूर्धन्य, मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण री, टवर्ग, र और मूर्धन्य स। दंत्य, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, मतलब दांत और जीभ का जो स्पर्श होता है उससे जो बोले जाते हैं, ल और दंत स। तवर्ग। ओष्ठ्य, दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हर्षऊ, दीर्घऊ, पवर्ग। अब है कंठ तालव्य। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ए, ऐ। कंठोष्ठ्य, कंठों द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओ और औ। ज है दंतोष्ठ्य, दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण व। अब जानेंगे स्वर वर्णों का उच्चारण। अ का उच्चारण यह कंठय ध्वनि है, इसमें व्यंजन मिला रहता है। जैसे क में हलंत प्लस अ मिलकर क बना है। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता तब उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, उसका चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम आ लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है। जैसे नमक, रात, दिन, मन, रूप इत्यादि। आप लोग देख रहे हैं कि सबके लास्ट में जो है यहाँ पे जो आ का यूज नहीं किया गया है, तो इसमें हलंत का यूज किया गया है। इसके सब में जो है आ लास्ट में लगा रहता है, तो उसमें हलंत का यूज किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत्यस्य अ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे सत्य, ब्रह्म, खंड, धर्म इत्यादि। इतना ही नहीं, यदि ई, बड़ी ई या उ दीर्घऊ के बाद यह आए तो अंत्यस्य अ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे प्रिय, आत्मीय, राजसूय आदि। ऐ और का उच्चारण ए का उच्चारण कंठ और तालु से और औ का उच्चारण कंठ और ओठ के स्पर्श से होता है। व्यंजनों का उच्चारण। व और ब का उच्चारण, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, अर्थात दांत और ओठ के संयोग से व का उच्चारण होता है, और ब का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। हिंदी में इनके उच्चारण और लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि लिखने और बोलने में भद्दी भूले हो जाया करते हैं। वेद को वेद और वायु को वायु कहना भद्दा लगता है। संस्कृत में ब का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त व वर्ण को हिंदी में ब लिख दिया जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वास, रहने का स्थान, निवास। बास, सुगंध, गुजर। ये वास का अर्थ हो गया रहने का स्थान, निवास हो गया, और बास का हो गया, जो इसी जगह में ब लग गया तो बास का हो जाएगा सुगंध, गुजर। बंसी, वंशी है यहाँ, तो वंशी का मतलब हो गया मुरली। यहाँ फिर ब लग गया तो बंसी का अर्थ हो गया मछली फंसाने का यंत्र। वेग, गति, बेग, थैला। वाद, मत, बाद, उपरांत, पश्चात। वाहय, वहन करने योग्य। बाहय, बाहरी। अड़ और अढ़ का उच्चारण। हिंदी में वर्णमाला के ये दो वर्ण हैं जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इसकी रचना हुई है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों कर्ण, क और क के विकसित रूप हैं। इसका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। इसका उच्चारण करते समय
जीभ झटके से ऊपर जाती है और इन्हें उश्रीय ऊपर फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, जैसे सड़क, हाड़, गाड़ी, दाढ़ी, बढ़ी इत्यादि। ताला बिशौ, मूर्धन्य स, दंत स का उच्चारण। ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं क्योंकि इन्हें बोलने में सांस की ऊष्मा चलाती है। ये स्पर्शी व्यंजन हैं। ताला बिशौ के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती हुई निकल जाती है, पर ब के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। और ताला बिशौ और दंत स के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहाँ ताला बिशौ के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, वहाँ दंत स के उच्चारण जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, जैसे विषाद, निष्ठा, अंश, 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 कंधा, शर, बाण, सर, तालाब इत्यादि। अगर इसके बाद है, मैं बताने जा रही हूँ संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियाँ हैं। संयुक्त ध्वनियाँ, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में मिलती है। शब्द के आरंभ में ध्वनियाँ प्रायः पाई जाती है, मध्य में और अंत में अपेक्षाकृत कम है, जैसे प्राण, घ्राण, म्लान, क्लांत, प्रवाद इत्यादि। अब ख है संपृक्त ध्वनियाँ। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल। यहाँ दंत स और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है। युग्मक ध्वनियाँ, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब यह युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे दिक्कत, प्रसन्नता आदि। युग्मक ध्वनियाँ अधिकतर शब्द के मध्य में आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।